एक सिक्के के दो पैर, उन्होंने उस चीज़ को लाया। आप कब से एमआईएम के साथ में काम कर रहे हैं? मैं 2015 से काम कर रहा हूँ। 2015 से मतलब 9 साल हो गए। 9 साल। और नागपुर में एमआईएम को आए हुए कितना वक्त हो गया? 2013 से एमआईएम आई है। 2013 से एमआईएम आई है। तो इन 11 सालों के अंदर का सफ़र जो रहा नागपुर एमआईएम का, उसका सियासी समीकरण कितना असर डालता है? सियासी समीकरण, मजलिस धीरे धीरे लोगों के बीच में जो चल रही है, 11 साल बहुत लंबा सफ़र हो गया जी। और कितना धीरे चलेंगे? नहीं, और धीरे चलने की ज़रूरत है कि रजन भाई? नहीं, मैं उसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं जो है वो जो लेडी जिसकी बात हो रही थी, वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो शहीद स्वर्गीय इंदिरा गांधी, तो शहीद स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, मैं उनके कामों के लिए मैं उनका अभिवादन करता हूँ। वो लेडी जो है डिक्टेटर नहीं थी, वो लेडी आयरन लेडी थी। उस लेडी ने जितनी क्रांति लाई अपने दौर के अंदर, वो दूसरे प्रधानमंत्री के दौर में नहीं ना, वो 5 साल के कार्यकाल में, ये वो लेडी थी, उसने जिसने बताई, जिसने महिलाओं को सशक्त बनाई। आप उसको बोल ही नहीं सकते डिक्टेटर। अरे ऐसा नहीं है, वो तो जो है सब कुछ उनके पास पावर होने के बाद भी जो है वो बना रही है, वो विपक्ष दे रही। अगर ये बड़ी बात होती कि अगर जो है मोदी जी भी 10 सालों के अंदर वो विपक्ष का नेता किसी को देते, तो ये बड़ी बात होती। तो अभी ये जो 11 साल का सफ़र आपका नागपुर का है एमआईएम का, उस वक्त में नागपुर का जो मेरा सवाल था कि आपका क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है अभी एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट ये है कि लोगों के बीच में खिदमत करने का जो है हम लोग। नहीं, सियासत खिदमत नहीं है, सियासत खिदमत नहीं है। खिदमत के नाम पे गुमराहियत होती है। नहीं, जो सेवा करने के लिए एनजीओ बनाए जाते हैं और एनजीओ के ज़रिए से सेवा की जाती है। सियासत सेवा नहीं है। नहीं, वो बात सही है आपकी, सियासत सेवा नहीं है, लेकिन सेवा सियासत से ही शुरू होती है। सेवा सियासत से नहीं होती। सेवा करने के लिए किसी बैनर की ज़रूरत नहीं होती। नहीं, वो ठीक है आपकी बात जो बोल रहे हो, लेकिन कैसा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो एजेंडा है अपने कौम, अपने समाज को लेकर क्या एमआईएम के प्लानिंग है? एमआईएम का नागपुर को लेकर प्लानिंग है। नागपुर महानगर पालिका में पूरी तैयारी से लड़ेंगे, विधानसभा भी लड़ेंगे। कितने वोट काटेंगे, कितनी सीटें गिराएंगे और कितनी जिता के लाएंगे? नहीं, ये जो आप बोल रहे वोट काटने का, आप पे नेशनल इल्ज़ाम है, मेरा नहीं है। इल्ज़ाम है, लेकिन जो पार्टी 70 सालों से राज कर रही है वो कुछ नहीं की, इसीलिए तो एमआईएम को मौका मिला आने के लिए। 70 सालों में आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया बोलते? 70 सालों में हमने अगर कुछ नहीं किए होते तो वो इसरो कौन बनाता, वो डीआरडीओ कौन बनाता, वो भेल, तो वो सबसे ये संबंध है ना। बात कर रहा हूं। वो इनका कहना है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए मेरा बोलना ये है कि इस देश में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, इस देश में जो है और दूसरी भी कम्युनिटीज़ रहती है। हम इंसानियत के लिए काम करते हैं, मानवता के लिए काम करते हैं, हम हर उस व्यक्ति के लिए, उस जनता के लिए काम करते हैं जो इस देश में पैदा हुआ है, वो चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का हो। हम समानता की बात करते हैं, हम समाजवाद की बात करते हैं। देखिए, धर्म को चुनना ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, इसके अंदर संविधान का लेना देना नहीं, बल्कि जो है संविधान ने तो ये इजाज़त दिया है कि आप यहाँ पे जितनी भी जो धर्म की जो किताबें हैं वो भी होली है, वो भी मुक़द्दस किताबें, उसका वैसे ही जो सम्मान होना चाहिए, उसका अपमान नहीं होना चाहिए, ये संविधान ने दिया है। तो आपकी जो सियासत है वो धर्म पर आधारित है, इनकी सियासत जो है वो मानवता पर आधारित है। ऐसा धर्म पे आधारित नहीं है, लेकिन जो धर्म सबसे दलितों से भी बदतर हो गई, जो मुसलमान कमेटी जो दलितों से भी नीचे, दलितों से बदतर धर्म हो गया आपका? नहीं, धर्म नहीं, मुसलमान समाज जो आज हमारा जो ये कैलकुलेशन कहाँ से निकाल के लाते हैं एमआईएम वाले के दलितों से बदतर हालत में मुसलमान है आज ऐसे? नहीं है, आज देख लो मुसलमान। आप नागपुर शहर में रहते हैं, नागपुर शहर की पॉपुलेशन कितनी है? नागपुर शहर की पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर ही तो होंगी इंसान। आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है भाई, आप उम्मीदवार लड़ा रहे थे सांसद का। नागपुर शहर की पॉपुलेशन 12-13 लाख तो वोट ही पड़े हमारे यहाँ पे अभी। 22,84,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी थी हमारी। इसके बारे में थोड़ा सा, अरे यही प्रॉब्लम एमआईएम के साथ में है कि स्टैटिक्स नहीं है आपके पास में। आप लोग जो आरएसएस का टूल किट आपके हाथ में आ गया है, आप उस टूल किट के ऊपर ही चर्चा कर देते। नागपुर शहर के बारे में मैं दर्शकों को बताते चलूँ कि नागपुर शहर की पॉपुलेशन के अनुपात के मुताबिक 2011 का सेंसेक्स का स्टेटस मैं अगर आपके सामने रखूँ तो 2011 के स्टेटस के हिसाब से नागपुर शहर की पॉपुलेशन 12.3884% थी, जिसके मुताबिक 98% नागपुर शहर का एजुकेशन रेशो है। एजुकेशन रेशो का मतलब कि यहाँ की जो जनता है 98% पढ़ी लिखी है। अब वो टोटल पॉपुलेशन के अंदर नागपुर के
मुसलमान भी शामिल है। तो नागपुर का मुसलमान 98% पढ़ा लिखा है। अब इसमें बात आती है कि वो क्वालिफाइड कितना हुआ और एजुकेटेड कितना हुआ। तो 10th तक के एजुकेशन लेने वाला नागपुर का 98% पॉपुलेशन है। ड्रॉप आउट क्यों है, उसके कई सारे रीज़न हैं। तो आप लोगों ने ड्रॉप आउट पे क्या काम किया, और स्कूल और जूनियर कॉलेज के बीच से जो बच्चे बाहर हो रहे हैं उसको रोकने के लिए MIM ने क्या किया? आप एजुकेशन की जैसे बात कर रहे हो तो हैदराबाद में तो हमारे तो यहाँ कोई सत्ता है नहीं। हैदराबाद का एजुकेशन ग्रेजुएट्स में 7वें नंबर पे आता है देश में। अकबर साहब का जिस तरह से स्कूल देख लो आप, उनका 10,000 नसीम भाई, हैदराबाद का ही नहीं, पूरे तेलंगाना की मैं बात कर रहा हूँ। पावर में एजुकेशन, मेडिकल, हर फील्ड लाइन में वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो पावर में सरकारें बैठी है, तो हमारा काम है कि हम उनसे सवाल करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए सवाल, आपने बिल्कुल पूछना चाहिए, भैया मेरे एरिया की NMC स्कूल बंद हुई है, उसको चालू क्यों नहीं कराया जा रहा? बिल्कुल ये सवाल होना चाहिए। ये सवाल, यही सवाल तो बता रहे हैं कि मुसलमान कितना यानी एजुकेशन में पीछे हो गया, कितना पीछे हुआ। आज देखा जाए तो बहुत कम। नागपुर की पॉपुलेशन के हिसाब से नागपुर का इलिटरेसी रेट बताइए मुझे। इसका तो क्या है जी नागपुर का इलिटरेसी रेट? नहीं, ये इसका तो मुझे भी इल्म नहीं है बराबर से कि मैं आपको आंकड़ा पेश कर सकूं। लेकिन ये है कि हम कहीं ना कहीं जिस ग्रोथ के साथ हम बढ़ ज़रूर रहे हैं, लेकिन हम जिस ग्रोथ के साथ हमको लिटरेसी रेट हमारा जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पा रहा है। मैं आप दोनों पार्टी के पदाधिकारियों को और अपने दर्शकों को बताते चलूँ कि नागपुर कामठी का जो लिटरेसी रेट है वो 98% है नागपुर कामठी का मिला करके। लेकिन पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर 24 के बीच में नागपुर कामठी की जो उर्दू मीडियम मुस्लिम स्कूलें मुस्लिम बच्चों के लिए पिछली सरकारें चला रही थी, नितिन गडकरी साहब के रिजिम में, इस 10 साल के रिजिम में काफ़ी सारी कारपोरेशन की स्कूलों को बंद किया गया। मैं ये बात उन लोगों के लिए ख़ास तौर से बता देना चाहता हूँ जो नितिन गडकरी साहब को मुसलमानों का मसीहा कहकर उनके लिए वोट मांग रहे थे, क्योंकि मैं उनसे भी है तो ये नहीं रखता, क्योंकि वो भी बेचारे इलिटरेट लोग हैं, क्योंकि वो सियासत करना चाहते हैं लेकिन सियासी शऊर नहीं है उनके पास, स्टेटिक्स नहीं है उनके पास। लिहाजा ये जो इल्ज़ाम है मुसलमान समाज पे, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं अपने समाज को डिफेंड करूँगा, मैं अपने समाज की बात करूँगा। मेरा समाज इलिटरेट नहीं है, मेरा समाज क्वालिफाइड समाज है और अच्छे नंबर में है, बड़े नंबर में क्वालिफाइड समाज है। कभी इंशाअल्लाह इनकलाब समाचार के ऊपर में हम इसका एक स्टैटिक नंबर आपके सामने पेश करेंगे, एक एक्सक्लूसिव शो पेश करेंगे कि नागपुर का लिटरेसी रेट को लेके, नागपुर की ड्रॉप आउट को लेके, ग्रेजुएट्स को लेके और बाकी पूरे हमारे फाइनेंशियल स्टेटस सिनेरियो को लेकर के इंशाअल्लाह हम कभी ना कभी आपके सामने एक शो लेके आएंगे, जिससे कि ये जो गलतफहमियाँ पैदा की जाती है, भ्रम पैदा किया जाता है मुसलमानों को लेके, ये सवाल MIM के तरफ से जो उठाया जाता है उससे हमारी बेइज्जती होती है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि बीइंग ए मुस्लिम मेरी समाज की बेइज्जती हो, मेरी बेइज्जती हो, ये बोला जाए कि मैं इलिटरेट हूँ, ये बोला जाए कि हमें पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, ये बोला जाए कि हमने नहीं पढ़ा। इस पर इंशाअल्लाह कभी हम बात करेंगे आपसे दर्शकों के लिए, ये एक शो हम एक्सक्लूसिव करेंगे इंशाअल्लाह। मौजूदा सिनेरियो में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि अब जो रणनीति बनने जा रही है उस रणनीति में NCP और MIM दोनों का क्या किरदार रहेगा? हमारी जो पार्टी की जो नीति है वो अभी तो अगर विपक्ष में हम बैठे तो वो यही है कि अभी जो सरकार ने अभी तक जितने घोटाले किए हैं उसकी इंक्वायरी जो होना चाहिए। अभी करंट में मैं बताता हूँ कि 2 घोटाले अभी फिर से हो गए हैं जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। जो एक नीट का रिज़ल्ट आने वाला था 14 जून को, वो रिज़ल्ट 10 दिन पहले आ गया, वो 4 जून को लाया गया एकदम अचानक। अब ये बताइए, वो इसलिए कि उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और ये इलेक्शन रिज़ल्ट के चक्कर में वो जो घोटाला है वो छुप जाए। देश में कभी ऐसा हुआ नहीं कि इतने सारे जो है टॉपर्स जो है वो 720 में से 720 अंक इतने लोग प्राप्त कर सके। इससे पहले जो है वो 2024 मतलब पिछले साल जो है 2 लोगों ने जो टॉप किया था 720 में से 720, और 2022 के अंदर एक ने किया था। लेकिन इस बार जो है 2024 के अंदर नीट में 67 स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो 720 आउट ऑफ 720 लिए, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। अच्छा, उसके बाद जो है नंबर 2 प्राप्त करने वाले जो है वो 719 लिए और थर्ड पे जो 718 है। तो ये जो एक तो इसका एक पैरामीटर है नीट का कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते, एक क्वेश्चन अगर वो सही है तो उसके ऊपर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको -1 मिलते हैं। तो अब अगर मान लो अगर आपने जो है पूरे क्वेश्चन सही करे, एक क्वेश्चन बाकी, आप 16 अंक पर आ गए हो
और उसके बाद जो है एक लास्ट क्वेश्चन है, या तो आप उसको सही करोगे तो 720 पे पहुँचोगे, और अगर गलत करोगे तो 715 पे पहुँचोगे, और अगर आप उसका आंसर नहीं दोगे तो 716 पे पहुँचोगे। उसके अंदर 718 और 719 मार्क्स कैसे मिल गए? और वो अगर उनसे पूछा जाए तो पूछने पर ये कहते हैं कि भाई उनको ग्रेस मार्क्स दे दिया गया, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी को ग्रेस मार्क्स दिया जाए। ये एक सबसे बड़ा घोटाला है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। अभी जैसी जो है वो सरकार बनती है तो हम इसलिए जो आवाज़ उठाएंगे। और सेकंड थिंग कि ये जो एग्जिट पोल आने के पहले जो है इन्होंने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने जिस तरह से बात कही कि स्टॉक मार्केट में ये ले लो वो ले लो, पैसा लगा लो, कि स्टॉक मार्केट बहुत ऊंचा जाने वाला है। देश की जनता ने भरपूर पैसा लगा ली और स्टॉक मार्केट जो है वो 3 जून तक के जो है 3 जून को कहीं और पहुंच गया, लेकिन जब 4 जून को जब रिजल्ट आया तो वो बिल्कुल खटाक से जब वो नीचे आया। मुझे बताइए 30 लाख करोड़ का जो है वो नुकसान हुआ। 30 लाख करोड़ क्या कीमत होती है, आप बताइए। वो इस देश का नुकसान हुआ है, स्टॉक मार्केट बिल्कुल धड़ाम से गिरा है। ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसके ऊपर भी जो इंक्वायरी बैठना चाहिए और इसका जो है रिजल्ट आना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो चलिए, घोटालों की बात तो अब आगे सरकार जब शपथ लेंगी और काम करने उतरेंगी तब देखते हैं एनसीपी की तरफ से कितनी उसमें एक्टिविटी होती है। एनसीपी के जो नेता है उन्होंने तो बताया है कि घोटाला हुआ है, अब वो घोटाले को एनसीपी कितना कैरी करेंगी ये आगे देखना होगा। एमआईएम का क्या रोल रहेगा इस सरकार में? इस सरकार में एमआईएम का जिस तरह से असद साहब पार्लियामेंट में सरकार जो भी बैठी हो उसकी रणनीतियों जो गलत फैसले है उसके खिलाफ आवाज़ इस बार भी इंशाल्लाह असद साहब आवाज़ उठाएंगे। सरकार के खिलाफ वो विपक्ष का अहम भूमिका निभाएंगे विपक्ष के साथ मिलकर। और जो भी इस मोदी सरकार के कार्यकाल में जो भी देश के हित में जो भी बिल बने खिलाफ में बने, देश के हित में बने, जो भी देश यानी समाज देश के खिलाफ में जो भी समाज के खिलाफ में जो भी बिल बने, जैसे 3 तलाक के जो भी हर बार जो उठाए, इस बार भी इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ पार्लियामेंट में वो अपनी आवाज़ उठाएंगे और सरकार की नीतियों के सामने उनके रखेंगे उनके सामने सवाल। अगर बीच में अगर राहुल गांधी का जो इंडिया सरकार का अगर किसी तरह से गठजोड़ बनने की सरकार बनने की आती है तो असद साहब ने खुले में बोल दिया है कि मैं इंडिया गठबंधन को मेरा समर्थन रहेगा अगर सरकार। लेकिन कैसे दे सकते समर्थन आप तो सेकुलर पार्टियों को गालियाँ देते हैं। नहीं, आप तो सेकुलरिज्म का ठेकरा हमने नहीं उठा के रखा। ये शाही को रोकने के लिए, बीजेपी हुकूमत को रोकने के लिए असद साहब ने पहले भी बोल दिया है कि मैं हर हाल में हर किसी के भी सरकार पर, लेकिन बीजेपी को रोकना है तो हम समर्थन देंगे, उनके साथ में रहेंगे, भले वो हमें ले। आप कुछ कहना चाह रहे थे रिजवान भाई? मैं एक अपनी बात जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं कहना चाहता था कि देखिए, मैं एक सलाह ही दे रहा हूँ मैं मेरे भाई को कि हमें एनसीपी सलाह दे रही है एमआईएम को? नहीं, मैं ये एनसीपी होने के नाते जो मैं सलाह नहीं दे रहा। अच्छा, एनसीपी पदाधिकारी होने के नाते एमआईएम के पदाधिकारी को सलाह है? नहीं, मैं इंसान होने के नाते जो मैं सलाह दे रहा हूँ, मैं एक मुसलमान होने के नाते मैं एक सलाह दे रहा हूँ कि राजनीति में सिर्फ मुसलमान करना ठीक नहीं है। तो इनकी राजनीति तो उसी पे बेस है ना भाई। नहीं, जैसा हिंदुत्ववादी राजनीति बीजेपी की है तो जो नकार दिया ना आज, ठीक है, आप एक वक्त में आप ऊपर जाओगे लेकिन धड़ाम से गिरोगे ना, गुब्बारा कभी ना कभी तो फूट जाएगा। देखिए, राजनीति जो है, राजनीति में ये नहीं है कि आपसे मुसलमान करो, मुसलमान करो। आप इंसान को भी तो समझो। अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन खोलते हो तो आप कैसे मुसलमानों के लिए बोलोगे? आप दूसरे जो धर्म के लोग नहीं आएंगे वहाँ पे पढ़ने? नहीं, ऐसा नहीं है, सबको आना चाहिए, सभी का अधिकार है। कैसा है कि, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि जो एमआईएम के लोग, या मैं नहीं बोल रहा, लेकिन लोग बोलते हैं कि ऐसा एमआईएम के लोग जो है सिर्फ वो मुसलमान करते हैं, और दूसरे जो धर्म के लोग हैं या दूसरी जाति के लोग हैं वो समझते हैं कि मुसलमान बहुत कट्टरपंथी हो गए, शिद्दत परस्त हो गया है, कि वो एमआईएम को पसंद करता है। तो ऐसा नहीं है। अगर एमआईएम को पसंद करता तो इस देश का मुसलमान, महाराष्ट्र का मुसलमान, वो जो इनके जो कैंडिडेट है वो चुना कर लाता, वो कितने % वोट मिलते वो आपने भी देख लिए। अगर जहाँ का जो है सिटिंग कैंडिडेट अगर जो है मुसलमान है, उसके बाद वहाँ की जो जनता है, जहाँ वहाँ के जो लोग हैं, मुस्लिम कैंडिडेट ने, मतलब मुस्लिम मतदाताओं ने अगर वोट नहीं दिए तो ये सोचने की बात है। तो ये जो इस देश का जो मुसलमान है, इस देश का मुसलमान शिद्दत परस्त नहीं है, वो अनार्किस्ट नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वो हटदर्मी पे नहीं है कि नहीं मुझे सिर्फ मुसलमान होना। इस देश का मुसलमान ये सोचता है कि जो काबिल है वो उस जगह पर बैठना चाहिए, जो काबिल है, जो इस देश को चला सकता है, इस देश को आगे ले जा सकता है और लोगों के और मानवता के विकास के लिए आगे काम कर सकता है। तो इस देश का मुसलमान उसको वोट दे रहा है और आने वाले वक्त में भी मुसलमान ऐसे ही करेगा। वक्त की कमी है। रिजवान भाई का विचार बहुत अच्छा है और इस विचार के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग आज इसके शो को इख्तिताम देने की कोशिश कर रहे हैं। और इख्तिताम देने से पहले, जैसा कि हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि भाई चुनाव ख़त्म हो गए, आपसी रंजिशें ख़त्म करो, एक दूसरे से मिलो जुलो, प्यार
प्यार मोहब्बत कायम रखो। जो भी कुछ होना है आपके पड़ोसी, आपके दोस्त अहबाब के बीच में मन मुटाव, उसे चुनाव के रिज़ल्ट के साथ दफन कर देना चाहिए, ख़त्म करके आगे बढ़ जाना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, चुनाव के दौरान में बहुत सारी चीज़ें होती है, चुनाव के दौरान बहुत सारी चीज़ें की जाती है, वो सब चीज़ें चलती है। चुनाव में आते हैं, चले जाते हैं, नेता कभी किसी का नहीं होता, क्योंकि नेता कभी ना हो सच्चा, ये कहा जाता है। तो लिहाजा सच्चा वही है जो आपका पड़ोस में है, लिहाजा अच्छा वही है जो आपका दोस्त है, जो आपकी परेशानी, आपकी मुसीबत में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबसे पहले चल के आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जैसा कि मुसलमानों को हुक्म दिया है कि अपने पड़ोसी का ख्याल करो। अगर पड़ोसी दुखी है, नाराज़ है या तकलीफ़ में है, तो आपकी रिज़्क़ हलाल भी हराम हो जाता है उस सूरत में कि अगर आपके घर में रिज़्क़ हलाल का लुक़्मा बना है और पड़ोसी भूखा है। तो इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आपसे एक बार विदा लेने से पहले ये कहना चाहेंगे कि ये एपिसोड तो चुनाव के विश्लेषण के लिए था, लेकिन हमारे दोनों वक्ता जो है अपने अपने पार्टियों की लय में निकल गए और वो विश्लेषण ना हो के पार्टियों की लय में है, तो दोनों वक्ताओं के विचार व्यक्त हुए हैं। तो इस विचार को भी आप कबूल कीजिए, इस विचार को कबूल करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब तक कि आप और हम सब मिलके आगे नहीं बढ़ेंगे, देश मजबूत नहीं होगा। तो देश को मजबूत करने के लिए इनकलाब समाचार को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबाएं, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सीधे आपको देखने मिले। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।